सुनना है और जो आंसर है उसको कैसे गेस करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब देखना है ना। ये कौन सा वाला पार्ट है देख लो, पहला वाला, दूसरा वाला पार्ट है। अब यहाँ देखो, अब जैसे ये क्या ये गारंटी है कि यही वाले क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में? गारंटी नहीं है ना, लेकिन देखो इससे एक गारंटी ज़रूर हो जाएगी कि जो क्वेश्चंस लिखे हैं हम उनके आंसर, टॉपिक को पढ़े हैं तो इसके आंसर दे पाएंगे। हालांकि हो सकता है इसमें से एचटीज क्वेश्चन आ जाएं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो अभी तक कभी ना कभी पूछे गए हैं तुमसे क्वेश्चन में, है ना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें नहीं है जो पूछा ना गया हो। अब देखो क्या है, सबसे पहले देखो एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 10 हैं। कितने हैं? अब देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमिक रेजिस्टेंस। तो पहले वाले जब 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम बता रहे थे तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, आया था ना। तो क्या आंसर दिया था? ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है मेटल वाले कोई भी कंडक्टर या मेटल वाला कोई भी वायर। तो देखो यहाँ लिखा है जंक्शन डायोड। अब जंक्शन डायोड क्या है पहले ये भी पता कर लो। ये सेमीकंडक्टर है। क्या है ये? ट्रांजिस्टर। ये भी क्या है? सेमीकंडक्टर का एक डिवाइस है। ये भी क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये भी सेमीकंडक्टर वाला ही डिवाइस है। यहाँ क्या लिखा है? अगर हम जानते हैं कि कॉपर एक मेटल है तो ये ओमिक रेजिस्टेंस है। अब जैसे हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, इन चारों को थोड़ा विस्तार में देखें कि कौन सा ओमिक रेजिस्टेंस है। तो ये ओमिक रेजिस्टेंस है कॉपर वायर, क्योंकि ये मेटल है। और ये क्यों नहीं है? अच्छा, एक क्वेश्चन और भी हो सकता है। देखो एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो एलईडी का पूरा नाम है लाइट, एल का मतलब होता है लाइट इमिटिंग और डायोड। क्या नाम होता है इसका? लाइट इमिटिंग डायोड। बच्चों ये तीनों ही सेमीकंडक्टर से बनने वाले डिवाइस हैं। जंक्शन डायोड भी सेमीकंडक्टर का है, ट्रांजिस्टर भी सेमीकंडक्टर का है और एलईडी भी सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पर कॉपर वायर आपका सही आंसर क्या हुआ? कॉपर वायर। ठीक है। अब दूसरा पूछा है द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर ड्यू टू। अब देखो द फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर ड्यू टू। कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू मतलब किसके कारण फ्लो होता है। तो देखो ध्यान से, मैं तीनों बातें बता देता हूँ। कंडक्टर होता है, कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब कंडक्टर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, सोर्स अप्लाई करते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह जाता है। और जो इसमें फ्री वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या करते हैं? चलते हैं। तो इनके चलने से क्या बनता है? इसमें करंट बनता है। अब करंट देखो, यहाँ ऑप्शन देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन पहले ही लिखा है। अब ये लिखा है पॉजिटिव आयन, तो ये कहीं ना कहीं ध्यान रखना करंट फ्लो होने का जिम्मेदार है। ये सेल के अंदर फ्लो होता है। देखो सेल होता है, इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ तो वायर होता है, तो यहाँ वायर में इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं? आयन होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, वैसे जहाँ जहाँ तार है, मीडियम है, वहाँ इलेक्ट्रॉन चलते हैं और जहाँ मीडियम नहीं है वहाँ आयन चलते हैं। अगर H2SO4 होता, क्या होता? तो ये इस तरह से टूटा होता 2H प्लस SO4 नेगेटिव में, इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। इसको चार्ज नहीं बोलना है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं बोलना है, इलेक्ट्रोलाइट में आयन बोलना है। और आयन का मतलब इसे केट आयन, इसे एन आयन बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक करंट कौन ले जाता है? ये ले जाते हैं आयन। तो ये जो है पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन,
ये आप इलेक्ट्रोलाइट में कह सकते हो, सेल में कह सकते हो, लेकिन कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किसके थ्रू, करंट किसके थ्रू चलता है? प्रोटॉन कभी फ्लो नहीं होता है, होल्स फ्लो नहीं होते हैं, ये सेमीकंडक्टर वाली बात है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं लेकिन प्रोटॉन फ्लो नहीं होते हैं। तो कौन सा आंसर हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे नहीं देखना कि सिर्फ आंसर तुक्का मार के टिक करना है। आंसर तुक्का मार के टिक करोगे तो एज इट इज आएगा, तभी बना पाओगे। अब थोड़ा बदलेगा तो हमको ध्यान रहेगा कि ये भी ऑप्शन कहीं हो सकता है, किसी जगह क्वेश्चन बना के इसको ऑप्शन में रखा, आंसर रखा, पर ये क्या है, प्रोटॉन क्या, पर यहाँ जो पूछा गया है फ्लो ऑफ करंट, बेसिक करंट फ्लो किस में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, समझ में आया? तो दूसरा हो गया आपका। अब जरा तीसरा देखते हैं क्या पूछा है। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आया था। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रो बराबर आर ए अपॉन एल। अब आर का क्या होता है? ओम। ए का होता है मीटर स्क्वायर, इसका मीटर से मीटर। अब ओम इंटू मीटर, ओम मीटर, ये 2 नंबर में ही आया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम मीटर। अब बात आती है बचे हुए 3 क्या हैं, तो क्या ये तीनों को भी पता होना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? ओम इनवर्स। अब देखो ओम इनवर्स क्या है? कंडक्टिविटी 1/R, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1/R। तो R नीचे है, ओम ऊपर गया, ओम इनवर्स। तो ओम इनवर्स भी किसी की यूनिट है, पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओम इनवर्स देखो इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है, मतलब ये जो भी चीज़ है इसका उल्टा होना चाहिए, और इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या सिर्फ कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ये है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी कह सकते हो। अब ये देखो इसका यूनिट क्या हुआ? ओम मीटर, ऊपर गया तो क्या बन गया? ओम इनवर्स मीटर। तो चारों पता होंगे तो आंसर सही मिल जाएगा। देखो क्या पूछा है, एक ओम मीटर, ओम इनवर्स किसका है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्ट, है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कह सकते हो। ये इसकी यूनिट है। अब देखो यहाँ 4 नहीं है, 3 ही है, तीसरा गायब है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर है। तो तीनों फिजिकल क्वांटिटी पता चल गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये उसका रेसिप्रोकल। चौथा क्या है? इसका सही आंसर ये। अब देखो किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इज ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब देखो यहाँ कल ही हमने किस चैप्टर, वो 2 नंबर में किरचॉफ्स लॉ समझाया, पहला लॉ दूसरा लॉ। तो पहला लॉ किसको ओबे करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा किसको? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी, तो पहला चार्ज दूसरा एनर्जी। तो देखो चार्ज एनर्जी होना चाहिए, यहाँ देखो एनर्जी चार्ज है, गलत हो गया ना, क्योंकि ये कह रहा है पहला एनर्जी दूसरा चार्ज, गलत। ओनली चार्ज नहीं, 2 हैं, एक अलग सिंगल, गलत। अब देखो नॉन ऑफ दिस सही है कि नहीं? यहाँ एक और है, चार्ज एंड एनर्जी, पहला दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका सही आंसर क्या हुआ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड एनर्जी। फिर 5वें क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रिक सेल इज द सोर्स ऑफ। इलेक्ट्रिक सेल किसका सोर्स है? तो इलेक्ट्रिक सेल से सोना, चांदी, पैसा, रुपया, हीरा, मोती प्राप्त करते हो। तो क्या प्राप्त करते हो? क्या प्राप्त करते हो? क्या इलेक्ट्रॉन बोल रहा है? नहीं। क्या इलेक्ट्रिक चार्ज? ना। ये देखो इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि एनर्जी बोले में सब आ जाएंगे, करंट भी आ जाएगा,
चार्ज फ्लो भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो भी आ जाएगा। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं बोल सकते कि सेल में दोनों चीज़ें फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन भी और आयन भी। तो अकेले इलेक्ट्रॉन गलत है ना, अकेले चार्ज गलत, क्योंकि आयन भी फ्लो होते हैं अंदर, और ये करंट भी इसी का फ्लो ही है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ही सब आ जाते हैं। तो आंसर क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जरा नेक्स्ट एक और दिख रहा है अभी। अ वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ देन रेजिस्टेंस। देखो इसको थोड़ा ठीक से विस्तार से समझाते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी पूछता रहता है। क्या पूछता है क्वेश्चन? क्या पूछ रहा है? वायर इज स्ट्रेच टू डबल रेजिस्टेंस। किसी कंडक्टर का 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा टेम्परेचर, और तीसरा वो जो कंडक्टर है उसका नेचर कैसा है। 4 चीज़ों पर याद रख लेना। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन 4 फैक्टर। पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा टेम्परेचर, चौथा। अब यहाँ पर बात सिर्फ कर रहा है किसकी? वायर इज स्ट्रेच डबल, यानी इट्स लेंथ, लेंथ पर बात कर रहा है। देन रेजिस्टेंस बिकम। अब देखो ध्यान से इसका फार्मूला याद कर लो। एक फार्मूला ये था, R2/R1 बराबर L2/L1 का स्क्वायर। ये है एक फार्मूला, ये था। दूसरा फार्मूला था R2 बराबर N² टाइम्स ऑफ R1। देखो यहाँ R1 कब का है? जब लेंथ L1 हो। R2 कब का रेजिस्टेंस है? यानी रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के डायरेक्टली, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब कितना बढ़ाया उसने? डबल। दोनों जगह से आंसर ले सकते हो। ये L2 है और ये L1 है। ये बाद का है, ये बाद वाला पहले वाले का कितना बोला है? डबल। स्ट्रेच्ड डबल, डबल कर दिया। अब जरा इसको यहाँ पे डाल के देखो, R2/R1, L2 की जगह क्या लिखना है? 2L1, L1 नीचे है, स्क्वायर है, कट गया, 4 हो गया। तो R2 बराबर ये उधर गया, 4 के साथ जुड़ गया। अब ये कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो पहले वाले रेजिस्टेंस का 4 गुना हो जाएगा। कितना हो गया? तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए ये भी सही है। कितना गुना? वायर कितना गुना बढ़ाया? 2 गुना। तो n की वैल्यू सीधे लिखो 2, 2 का स्क्वायर, सीधे एक लाइन पे आंसर। 3 गुना 9, 3 गुना तार खींचोगे 9 गुना, स्क्वायर समझ में आ रहा है? स्क्वायर 4 गुना खींचोगे 16। उल्टा भी पूछ सकता है, आधा कर दिया गया। अब जरा आधा कर देता, ध्यान से देखो। अगर वो आधा बोलता कि वायर की लेंथ हाफ कर दी गई है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, L2 आप क्या करते? L1 का आधा कर देते। आधा करते तो R2 बराबर, ध्यान से देखो वहाँ रखते अपन वैल्यू R2/R1 में, तो L2 की जगह लिखते L1/2 और नीचे L1 है। ये कटता 1/2 आता, तो यहाँ क्या बचता? 1/4। तो R2 बनता R1/4, यानी रेजिस्टेंस पहले वाले का 4 गुना कम हो गया है। डायरेक्ट देखो यहाँ से क्या हो सकता था? R2 बराबर n की जगह कितना लिखते? 1/2 का स्क्वायर इंटू R1। तो R2 बराबर 1/4 टाइम्स ऑफ R1। यहाँ से भी आ जाएगा। इस पे नज़र रखना है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन सॉल्व करने को भी कह सकता है कि अगर किसी वायर की लेंथ को स्ट्रेच करके डबल कर दी गई है तो उसका रेजिस्टेंस कितना टाइम बढ़ जाएगा। तो आप फार्मूला लगा लेना और ऐसे सॉल्व करके दिखा देना, आपको आंसर दिख जाएगा 4 गुना। 3 गुना कर दिया है तो R2 बराबर क्या कर, L2 बराबर 3L1, 4 गुना कर दिया, L2 बराबर 4L1, वहाँ लिखना है, आंसर आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है
क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ये न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव के अलावा न्यूमेरिकल बना के भी पूछ सकता है। अब एक क्वेश्चन और देखो, द कंडक्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर। अभी सुपर कंडक्टर तो कंडक्टर होता है, सुपर क्या होता है? अरे जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा बोल सको, अब ज़्यादा 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 बोलते इन्फिनाइट बोल दें अपन। तो अगर कंडक्टर है बहुत अच्छी कंडक्टिविटी होती है और सुपर कंडक्टर है, तो अगर ऑप्शन में इन्फिनाइट है तो आपको लिखना पड़ेगा इन्फिनाइट। क्या लिखना पड़ेगा? रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर 0, तब तो कंडक्टिविटी क्या हुई? इन्फिनाइट। देखो कंडक्टिविटी G बराबर 1 / रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस क्या मानते हैं अपन? 0। सुपर कंडक्टर है, रेजिस्टेंस नेग्लेजिबल 0, तो 1/0 बराबर इन्फिनाइट, कंडक्टिविटी इन्फिनाइट, है ना। और जिसकी रजिस्टिविटी क्या हो? 0 हो, कंडक्टिविटी इन्फिनाइट। और जिसकी कंडक्टिविटी इन्फिनाइट हो, रजिस्टिविटी 0 हो जाएगी। उल्टा भी बोल सकते हैं। कौन सा कंडक्टर है? सुपर। लिखा है ना ये सुपर कंडक्टर, ये लिखा हुआ है सुपर कंडक्टर। ऑप्शन क्या है? इन्फिनाइट, वेरी हाई, वेरी लो। देखो कंडक्टिविटी 0 हो नहीं सकती, वेरी लो मतलब हो नहीं सकता, वेरी हाई और इन्फिनाइट में कंफ्यूजन रहता है। तो सुपर कंडक्टर है तो इन्फिनाइट की तरफ जाना है, अगर ऑप्शन है तो, नहीं है तो फिर वेरी हाई। नेक्स्ट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द क्वांटिटी विल सेम। अब देखो रेजिस्टेंस को कितने तरीके से जोड़ते हैं? 2। देखो ये सीरीज होता है ना ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? R1 R2 सीरीज। यहाँ बैटरी लगी होती है 20 वोल्ट की। पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? ऐसे R1 R2, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ बैटरी लगी है। अब ध्यान से देखो प्लस माइनस V वोल्ट, यहाँ V और यहाँ V और यहाँ, ध्यान से देखो यहाँ से करंट आया I, वही करंट इसी में भी गया I, वही करंट इसमें भी गया। अब 2 हैं, वोल्टेज ड्रॉप कुछ इसमें आ जाएगा तो इसके लिए वोल्टेज अलग हो जाएगा, तो वोल्टेज ड्रॉप तो सेम नहीं रहे, वोल्टेज तो सेम नहीं रहेगा। इसमें देखो करंट यहाँ आया I और इधर भग गया I1, इधर भग गया I2। अब भी देखो ये वाला सीधे V और 0 के बीच लगा है, ये सीधे V और 0 के बीच लगा हुआ है, तो यहाँ क्या सेम? B, और यहाँ क्या सेम? अब किसमें पूछा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो पहले वाले में पूछा है कौन सी क्वांटिटी सेम होती है, नाम बताओ। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सेम होता है? करंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सेम होता है? पोटेंशियल। अब यहाँ पर ऑप्शन है क्या? आई पोटेंशियल डिफरेंस, गलत। ये पैरेलल में सेम होता है, करंट यही सेम होगा, दोनों किसी में सेम नहीं होते। ये गलत, ऑप्शन सही है तो वो गलत हो गया। अब देखो कौन सा सेम? करंट। यानी अब आपको पता चल गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम? करंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम? वोल्टेज। रेजिस्टेंस में ऐसे पूछ सकता है कैपेसिटर में सीरीज में क्या सेम हो सकता है? तो सीरीज में क्या सेम होता है कैपेसिटर में? चार्ज। और कैपेसिटर के पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल। आओ इधर देखो करंट डेंसिटी, ये पहला 2 नंबर का क्वेश्चन में करंट डेंसिटी आया था, क्या होना चाहिए? एम्पियर मीटर पर मीटर स्क्वायर ना। करंट डेंसिटी J बराबर I/, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। देखो है क्या? पहले नंबर पे लिखा है एम्पियर पर। अच्छा ये क्या है? क्या ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है? ऊपर क्या है? कूलम, नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर। देखो कूलम अपान मीटर स्क्वायर कुछ पढ़ा ही नहीं आपने, याद करो। चार्ज अपान एरिया पढ़ा है, चार्ज डेंसिटी है ना, एरियल चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी स्क्वायर है, पढ़ा है? अरे देखो ना ध्यान से, मीटर स्क्वायर ही तो है भाई। Q अपान A, Q का मतलब कूलम, A का मतलब मीटर स्क्वायर।
कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। हाँ भाई, ये तो चार्ज डेंसिटी है। कौन सी वाली? सरफेस चार्ज डेंसिटी। 3 प्रकार की डेंसिटी होती है। एक को बोलते हैं सिग्मा, लेम्डा। लेम्डा मतलब क्यू बाय एल, है ना। सिग्मा क्यू बाय ए और रो क्यू बाय वी। चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसके कूलम्ब पर मीटर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर क्यूबिक मीटर। इसमें क्यूब मीटर क्यूब है। ये किसकी है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स अपॉन एरिया। भाई देखो, फोर्स अपॉन एरिया बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं। प्रेशर भी होता है ना, स्ट्रेस भी होता है। और एम्पियर पर आई बाई टी, एम्पियर पर आई बाई टी तो नहीं पढ़ाया तुमको कुछ भी, क्यू बाई टी पढ़ाया, करंट, है ना। तो देखो, जो यूनिट दी हुई है, जब कभी भी हम क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ जाएं तो ये देख लें। अगर मान लो आपको डाउट हो रहा है कि 4 में से मुझे पता नहीं कौन सा आंसर होगा, तो ये पता करो कि ये हैं किस। जो नहीं पता है वो देखो। जैसे ये चार्ज करंट डेंसिटी, इसमें कोई रोल ही नहीं है। एरिया होता है करंट डेंसिटी, एरिया है, पर इधर क्या है? ऊपर फोर्स है। करंट डेंसिटी में करंट है ही नहीं है, कूलम्ब है, चार्ज है। अब देखो, करंट में कूलम्ब छिपा भी हो सकता है, पर अलग तरीके से। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सीधा सीधा यूनिट दे रहा है, बहुत घुमाएगा नहीं आपको। अब अगला देख लो क्या है, लास्ट कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। देखो ध्यान से, कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। किसका? अभी थोड़ी देर पहले ही बात किया हूँ। किसका? मेटल का, मेटल का। अब यहाँ पर देखो कुछ है, अच्छा मेटल ही लिखा हुआ है। अच्छा, रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, घटता है। ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस वो क्या है? सेमीकंडक्टर। अल्फा इसका क्या होता है? नेगेटिव कोफिशिएंट, जो टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है किसका? मेटल का, अल्फा भी पॉजिटिव। और ये क्या? एलॉय। टेम्परेचर का बहुत सारा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अल्फा अप्रोक्सीमेट 0 और ऑल ऑफ दिस तो गलत हो गया। अब देखो यहाँ 3 है। पहला मेटल, टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल पर क्या रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, अल्फा पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है, अल्फा निगेटिव। एलॉय का टेम्परेचर का विशेष रेजिस्टेंस पर फर्क नहीं पड़ता, अल्फा अप्रोक्सीमेट 0। और यह चौथा ऑप्शन खराब हो गया। चलो देखो कि ये अभी आप फिलअप में कितने हैं? 1 5 ही हैं, ठीक है। अब देखो जरा, फिलअप में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है ओम्स लॉ, द ग्राफ बिटवीन बी एंड आई। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ओम्स लॉ जब पढ़ते हैं तो बी और आई के बीच ग्राफ हमेशा कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? खींच के भी दिखाया था। बी और आई के बीच जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, क्योंकि बी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका आंसर हो गया। अब ये भरना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन नहीं रहता है सबसे बड़ी। और इस बार शायद संख्या इसकी बढ़ सकती है, फिलअप की संख्या बढ़ सकती है। हो सकता है एमसीक्यू गायब हो जाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो इसका आंसर अपन को देना है। अब देखो ध्यान से, अभी जस्ट बात हो रही थी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर
टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेमी कंडक्टर, अभी बात हुई मेटल की क्या होती है, पॉजिटिव, सेमी कंडक्टर क्या होती है, अब वो मौके पर याद आया तो ठीक है, नहीं तो सब बेकार हो जाएगा, नेगेटिव। तीसरा पूछ रहा है इंक्रीजिंग द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस बिल। अब रेजिस्टेंस चार चीज़ों पर डिपेंड करता था, डायरेक्टली एल के लेंथ के, एरिया के इन्वर्सली, टेम्परेचर के डायरेक्टली। अब लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस, देखो क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ऑन इंक्रीजिंग द एरिया, एरिया आप क्या कर रहे हो, एरिया आप इंक्रीज कर रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, तो यहाँ रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल इन, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन मेटल, तो यहाँ आएगा मेटल लिख दो या मेटलिक कंडक्टर लिख दो, क्या लिख दो, मेटलिक कंडक्टर। अब ये सब पूरा देखो फिलअप जो आ रहा है, जितने पीछे क्वेश्चन आए सबका कुछ ना कुछ रिलेट होके आ रहा है, फटाफट आंसर देना चाहिए। फिनोमिनन इन विच द एट लो टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस बिकम जीरो इज कॉल्ड, द फिनोमिनन इन विच लो टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस बिकम जीरो, एक ऐसी फिनोमिना जो लो टेम्परेचर पर जिसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो, रजिस्टिविटी जीरो तो कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी अभी कुछ देर पहले ही बात हुई है, रजिस्टिविटी जीरो, कंडक्टिविटी इनफिनाइट, रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी किसकी, सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी को सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं, क्या कहते हैं, इस कॉल्ड, यहाँ पर फिनोमिना पूछा है तो सुपर कंडक्टिविटी, ये प्रॉपर्टी पूछ ली। देखो सुपर कंडक्टर डेफिनेशन सुन लो, सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इनफिनाइट, रजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी जीरो कह रहा है, कंडक्टिविटी इनफिनाइट होगी, मतलब किसकी, सुपर कंडक्टर की, और उसकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। सेमी कंडक्टर नहीं है, नहीं तो कुछ और नाम हो जाता, क्या है, कंडक्टर है ये, क्या है ये। अब नेक्स्ट आओ, अब आ रहा है वन वर्ड। अब ये भी आपको आंसर अपने दिमाग से निकाल के देना है, चार में से चूज नहीं करना है, ऑप्शन निकलेगा मन से। अब देखो पावर आ गया, देखो ऐसे क्वेश्चन एक दो रहते हैं जो सबको ना बने, एक 25 वाट का बल्ब है और एक 100 वाट का, मार्क्ड, अच्छा बल्ब में लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस तरह से एक बल्ब है और दूसरा बल्ब भी इस तरह से एक है, इसमें लिखा हुआ है 25 वाट और यहाँ लिखा है 100 वाट, वाट मीन्स पावर, SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट, तो बल्ब का क्या बता रहा है, पावर। मार्क ऑन बल्ब विच ऑफ देम विल हैव हाई रेजिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, जिसमें 25 वाट लिखा है और 100 वाट लिखा है, वाट ही वाट लिखा है, 25 वाट 100 वाट, तो किस वाले का रेजिस्टेंस हाई है और किसका रेजिस्टेंस कम है। अब देखो वैसे तो अगर याद रख लो कि अगर सेम वोल्टेज पर वर्क कर रहे हों तो देखो फार्मूला क्या होता है पावर का, पावर बराबर होता है B² R, है ना। तो देखो R इधर लो तो R बराबर B² P, B अगर सेम है वोल्टेज तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, जिसका पावर ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस कम और जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, वोल्टेज सेम वोल्टेज पर वर्क करने वाले। अब रेजिस्टेंस पावर की इन्वर्सली है। अब देखो पावर कितना है 25, कम पावर
हाई रेजिस्टेंस, हाई पावर कम रेजिस्टेंस। अब जरा देख लो, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। अब किसका रेजिस्टेंस क्या पूछा है, विल हैव हाई रेजिस्टेंस, क्या आंसर लिखोगे, किसका रेजिस्टेंस कम है, जिसका पावर, किसका रेजिस्टेंस हाई है, जिसका पावर कम है, यानी पावर कम किसका है। तो आपको आंसर लिखने वाला है 25 वाट। अगर यहाँ बोल दे विच हैव लो रेजिस्टेंस, तो जिसका पावर ज़्यादा है, तो 100 वाट का पावर ज़्यादा है इसलिए उसका रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है रेजिस्टेंस किसका हाई है, 25 वाट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कई बार टकरा रहा है, बच्चा लिख देता है बढ़ती है, लिख देता है। अच्छा देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी स्पीड क्या होती है, वाइब्रेशन की बढ़ जाती है। तो जब बढ़ेगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फार्मूला आप किसी को पता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, जब वाइब्रेशन एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से तो वाइब्रेशन बढ़ेगा। तो देखो एनर्जी कब बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, और हमको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। यहाँ जाओ, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बढ़ता है मतलब कंडक्टिविटी कम होती है। कंडक्टिविटी कम होने का मतलब है मूवमेंट कम हुआ है, मूवमेंट यानी वेलोसिटी कम हुई है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ती नहीं है, घटती है। बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सीधा देख लो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब करंट कम होता है, करंट कम होने का मतलब क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट वेलोसिटी कम हुई हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अब पावर की एसआई यूनिट बात ही नहीं करना, अभी बोल ही चुका हूँ, वाट, ठीक है ना। यहाँ डिग्रीज लिखना है, और यहाँ 25 वाट आंसर आ रहा है। और यहाँ है राइट रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल। किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर में याद रख लेना 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये होता है किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। किलो वाट आवर देखो, 1 किलो वाट आवर, तो 1 किलो वाट में कितना वाट, 1000 वाट हो गया, 1000 वाट इंटू 1 किलो वाट में कितना हो जाए, 1000 वाट। आवर 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना, तो देखो 36 और 2 और 2 4 और 1 5, पॉइंट लगा लो यहाँ 6, और वाट सेकंड को क्या बोल देना है, जूल। 1 किलो वाट आवर में इतना जूल एनर्जी होता है। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्फ्यूजन, डबल कन्फ्यूजन। डबल कन्फ्यूजन, टाइम पास करना हो तो रहने दो, तुम्हें से पूछ रहा हूँ, टाइम पास करना है तो रहने दो। ये हाँ, ये बैठने का तरीका है कोई, इधर घूम के इधर बैठ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नहीं है तो हमको क्या लिखना है। पहली शर्त कई तरीके से बात हो सकती है, ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये, अब इलेक्ट्रॉन किधर भागेगा, इधर, तो करंट किधर जाएगा, इधर। तो देखो पहला आंसर हो सकता है अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहला ऑप्शन आप अगर ये लिख गए अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट हो गया। दूसरा, ये पोटेंशियल क्या है, हाई, और ये क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई टू लो अकेले नहीं लिखना, हाई क्या, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल,
है ना। तो ये दूसरा आंसर। तीसरा भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, ए से, करंट कैसे जा रहा है, ए से, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो तीन ऑप्शन है ना। पहला अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाई पोटेंशियल से, तीसरा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तीन ऑप्शन है, कौन सा दिमाग पे आ रहा है। उसने पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो तीन आंसर है, हाई पोटेंशियल से लो, अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तीनों चीज़ें, तीनों लिखने पर आंसर सही होगा। फिर क्या आ गया, मैच करो। अच्छा, ये मैच देखो दरअसल क्या है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो 5 मिनट खर्च करना चाहिए तब मैचअप लेना चाहिए। मैचअप कैसे लेना है, ध्यान से देखो। मैच द कॉलम, यहाँ लिखा है यूनिट ऑफ करेंट, यूनिट ऑफ करेंट डेंसिटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, सब की यूनिट पढ़ चुके हैं। अब देखो उधर नहीं देखना। अगर आपको पता है यूनिट ऑफ करेंट, तो यूनिट ऑफ करेंट होता है एम्पियर। क्या होता है, ध्यान से देखना, एम्पियर। और एम्पियर का मतलब होता है कूलॉम पर सेकेंड। देखते जाना, करंट की यूनिट हमको यहाँ नहीं मिलाना है, नहीं मिलाएंगे। यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी J बराबर I/A, और I का मतलब है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, सीधा रेजिस्टेंस V/I, वोल्ट पर एम्पियर, दैट इज ओम। चौथा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ओम इंटू मीटर। पांचवा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा है ना, कंडक्टेंस G, ओम इनवर्स। अब यहाँ 5 हैं, देखो ओम इनवर्स है कि नहीं है, है, तो ये 5वें का है, ये 5वें का है, ठीक है। अब अच्छा, जूल पर कूलाम पर एम्पियर, जूल पर कूलाम एम्पियर है क्या, कहीं नहीं है है ना, कहीं नहीं है। जूल पर कूलाम, जूल क्या है, वर्क है, कूलाम क्या है, चार्ज है, एम्पियर क्या है, करंट है, एम्पियर क्या है, W/Q क्या है, वोल्ट है, V/I। अब V/I कहाँ है, ये रेजिस्टेंस। अब देख लो, रेजिस्टेंस का सीधे ओम लिखा है कहीं क्या, वोल्ट पर एम्पियर लिखा है क्या, नहीं लिखा। अब हमको पता होगा ये हमारा किसका है, दूसरे का ही है, ओ यही है ना, नहीं, कौन से वाले पर, रेजिस्टेंस की बात। अच्छा, इसका लिखा नहीं है अपन ने, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी का ये है इधर दूसरा, ये तीसरे का ये है, ठीक है। अब चौथा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओम मीटर कहीं दिख रहा है सीधा। अब अगर 5 ही हैं तो कुछ मत देखो, है ना। फर्स्ट वाला क्या है, यूनिट ऑफ कूलाम पर सेकंड, ये लिखा हुआ है, कूलाम पर सेकंड, ये फर्स्ट का। अब एक कोई कन्फ्यूजन में डाल दिया, और किसी एक का कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, तो क्या बन गया, गड़बड़ हो। अच्छा, गड़बड़ नहीं, अब देखो अगर ये हम नहीं बना पा रहे थे तो हम इन 4 को देख लेते, हम कंफर्म कर लेते, ओम इनवर्स, कंडक्टेंस, है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी पता, ओम मीटर, है ना। रेजिस्टेंस का ओम होता है पर नहीं दिख रहा है ओम, तो V/I, वोल्ट पर एम्पियर, ये भी नहीं दिख रहा है ना, तो इसी पे डाउट हो रहा है। अच्छा, करंट कूलॉम पर सेकंड दिख रहा है ना, करंट डेंसिटी एम्पियर मीटर स्क्वायर दिख रहा है। तो जल्दी से गड़बड़ ना करें, पहले जब कोई एकाध कन्फ्यूजन क्रिएट करे तो पहले उनको ढूंढो जिनका पता है। ऐसे अपन को पता कर लेना चाहिए पहले कि इसका ये होता है, इसका ये होता है। अब मैचअप अगर गलत हो गया तो बहुत सारी मेहनत क्या हो गई, ख़राब हो गई। अब ये देखो 25 मार्क्स, कितने मार्क्स, फिर क्या बता दिया, ये पूरे हो गए थे, कहाँ तक हुए थे, ये आपका स्पेसिफिक है ना। हाँ, अब देखो